नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये पेरिस करार, पेरिस एग्रीमेंट के संबंध में है। उससे पहले भी क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने प्रोटोकॉल और कदम उठाए गए हैं, वैश्विक लेवल पे कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, उन सब के बारे में भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में है। जैसे आपको पता है दिल्ली में फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसके पीछे 3 कानून हैं जिनके बारे में हमने कई बार चर्चा भी की है। उन कानूनों में भी स्पेसिफिक कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो एक डिस्प्यूटेड विषय बने हुए हैं, उनके बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स है उनके बारे में है कि कैसे एक किसी पर्टिकुलर केस में जो इंडिया के प्रिविलेज्ड क्लास है उनको हमें देखने को मिलता है, जिन्हें आसानी से एक्सेस टू जस्टिस है, उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है। लेकिन जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो हमारी वर्नरेबल कम्युनिटी है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को एक्सेस टू जस्टिस मिल ही नहीं पाता है। इसके कारण ही वो काफ़ी समय तक जो है वो जेल में ही रहते हैं और उन्हें बेल नहीं मिल पाती है। उसी विषय में ये आर्टिकल बात करता है, तो हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे इस आर्टिकल में। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। तो भारत में एक नई प्रजाति की छिपकली लेज़ार्ड पाई गई है। तो ये कौन से पर्टिकुलर एरिया में पाई गई है, इसका आपको उत्तर देना है। आपका ऑप्शन ए है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी है ईस्टर्न घाट, ऑप्शन सी है सतपुरा रेंजेस, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई गई है। जो भी आपका उत्तर हो इन 4 ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यूएस इलेक्शन होने के ठीक पहले फॉर्मली यूएसए जो है, अमेरिका जो है, उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल गए ऑफिशियली। इलेक्शंस यूएस के पास में हो सकता है, अभी कुछ हमको बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ये बताना है कि यूएस का ये जो विड्रॉल है या यूएस अगर बाहर ही रहता है तो कैसे प्रभावित कर सकता है, क्या क्या इम्प्लीकेशन ला सकता है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है 250 शब्दों में। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और पेरिस करार के संबंध में। तो जैसे मैंने बताया कि यूएस ने जो है फॉर्मली विड्रॉ कर लिया, बाहर आ गया पेरिस एग्रीमेंट से। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ठीक पहले ये हुआ। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो हो सकता है जो नई सरकार इनकी चुन के आई है, जो नए राष्ट्रपति आए हैं, ये प्रो क्लाइमेट कोई कदम उठाए, यही आशा है। लेकिन हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्लोबल कॉरपोरेशन रहे हैं, कौन कौन सी वैश्विक साझेदारी रही है जलवायु परिवर्तन से संबंध में। तो जो सबसे हमको पहला ट्रेस मिलता है ये है स्टॉकहोम 1972 कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद में रियो कॉन्फ्रेंस जो 1992 में हुई है। तो इन दो कॉन्फ्रेंसेस में कुछ जो कॉमन बातें आई थी वो ये था कि सबसे पहले कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशन जो है वो हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ये एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन है ये क्या होता है, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मैन मेड एमिशन है, जो मनुष्य के द्वारा एमिशन किया जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, इसी प्रकार के एमिशन को हम एंथ्रोपोजेनिक एमिशन कहते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा इस चीज़ की सारी चर्चा हुई कि मानव के द्वारा, मैनकाइंड के द्वारा एमिशन फैलाया जा रहा है। तो उसी को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इनिशिएटिव, राजनीतिक इनिशिएटिव्स लिए गए अलग अलग अपने अपने देशों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी। उसके साथ में जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, उन्होंने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि डिक्लेयर्ड पॉवर्टी एज अ वर्स्ट पॉल्यूटर। उन्होंने जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको वर्स्ट पॉल्यूटर भी यहाँ पर कहा था हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। उसके अलावा रियो डिक्लेरेशन लेड टू एडॉप्शन ऑफ यूएन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC ये बहुत महत्वपूर्ण है। रियो डिक्लेरेशन में इसका एडॉप्शन, इस फ्रेमवर्क का एडॉप्शन किया गया। तो इस फ्रेमवर्क की मुख्य बातें क्या थी? यहाँ पर मुख्य बातें ये थी कि आप जब भी डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्री हो यहाँ पर, तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पर डेवलप कंट्री का कुछ ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन तो वैसे दोनों का है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट और उसके साथ में बैलेंस बना रहे आपके इन्वायरमेंट का, आपकी क्लाइमेट का, इसको देखने की मुख्य चर्चा इस फ्रेमवर्क में अडॉप्ट की गई थी। उसके अलावा एमिशन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ज़रूरी एमिशन है, जैसे बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारी कंट्री अभी भी कोयले के माध्यम से ही बिजली विद्युत पैदा करती है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी, डेवलप्ड कंट्री में खासकर, हमको अननेसेसरी एमिशन देखने को मिलता है। इसको हम लग्जरी एमिशन भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए हो वो सर्वाइवल एमिशन रहेगा, जो उसके बाहर हो, ठीक है, जो अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, वो लग्जरी एमिशन माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर माना गया इस फ्रेमवर्क में, और ये कदम उठाया गया कि हम सिर्फ लग्जरी एमिशन ही करें, जो सर्वाइवर एमिशन ही करें, लग्जरी एमिशन से अपने आप को देश दूर रखेंगे। उसके साथ में ह्यूज फाइनेंशियल पैकेज टू डेवलप इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस फ्रेमवर्क में एक महत्वपूर्ण कदम ये भी था कि जो विकासशील देश है उनमें विकसित देश जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। उसके बाद में आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बर्लिन में हुआ था 1995 में, आज से 25 साल पहले। तो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर कमिटमेंट। तो यहाँ पर डेवलप कंट्रीज जो थी उन्होंने बैक ऑफ कर दिया उनके कमिटमेंट से, जो भी उन्होंने पहले वचन दिए हुए थे। यहाँ पर मेड डिटरमेंट एफर्ट टू इम्पोज मैंडेटरी कट्स ऑन डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पर डिटरमेंट एफर्ट पुट किए गए, एक मैंडेटरी कट्स पुट किए गए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा बर्लिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में। उसके बाद में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जापान में हुआ था 1997 में, 1997 में। तो यहाँ पर हमको रिफ्लेक्शन दिखता है रियो प्रिंसिपल्स का, एक प्रतिबिंब दिखता है हमको रियो प्रिंसिपल्स का। तो दिस फिक्स्ड एमिशन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका एमिशन टारगेट यहाँ पर फिक्स किया गया। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जो विकसित देश है उनके लिए बांधी गई कि आप एक फिक्स्ड एमिशन ही करोगे, उसके आगे नहीं करोगे, क्योंकि लग्जरी एमिशन जो हमने अभी डिस्कस करा ये खासतौर पर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। उसके अलावा नेवर रेटिफाइड बाय यूएस कांग्रेस एंड देन यूएस विड्रू इट्स सपोर्ट इन 2001। तो यहाँ पर जो यूएस की कांग्रेस है, जो यूएस का संसद है, उन्होंने इसको एडॉप्ट नहीं किया और अल्टीमेटली 2001 में यूएस इसके बाहर आ गया। उसके बाद में बात आती है कोपेनहेगन अकॉर्ड की। तो ये 2009 में हुआ था। ये इंजीनियर्ड, ये बनाया गया था यूएस और चाइना के द्वारा, और इंडिया और ब्राज़ील के द्वारा इसका काफ़ी सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान वुड बी पॉसिबल ओनली इफ ऑल रिडक्शंस वर मेड वॉलंटरी। तो यहाँ पर जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये तभी पॉसिबल है जब आप रिडक्शन जो है ये वॉलंटरी बेसिस पे करें, अपनी इच्छा अनुसार दे, जितना कम कर सके उतना करना चाहिए। उसके बाद में महत्वपूर्ण आता है पेरिस एग्रीमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पेरिस अकॉर्ड भी इसे कहते हैं, जिससे यूएस ने फॉर्मली बाहर आ गया है। डोनाल्ड ट्रम्प जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इससे बाहर आना सही समझा। तो यहाँ पर फंडामेंटल चेंज फ्रॉम रियो, तो यहाँ पर एक हमको आधारभूत बदलाव दिखता है रियो, जो हमारा जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था उससे अलग। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑल पार्टीज टू पुट फॉरवर्ड देयर एफर्ट थ्रू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जितनी भी पार्टीज है उन सबको एफर्ट पुट करने की, उन सबको एफर्ट डालने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो मूव्ड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है यहाँ से ये हटके यहाँ पर कदम उठाए गए। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट देनी है कि आपका हर वर्ष कितना एमिशन हुआ है और आपने कितने इम्प्लीमेंटेशन करे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ऐसी पेनाल्टी नहीं है कि अगर आप नहीं कम कर पाते हो तो ये एक वॉलंटरी बेसिस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी हमने इतने सारे अकॉर्ड्स की चर्चा करी, तो वे फॉरवर्ड क्या है। जो अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का बढ़ जाता है, सिर्फ 1.5 डिग्री, तो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? उससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारे 70 से 80%
कोरल रीफ है वो मर जाएंगे। अब कोरल रीफ जो है वो हमारे जो पानी का एक पूरा तंत्र है, जो जल में हमको पूरा एक जल तंत्र देखने को मिलता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर जल तंत्र डिस्टर्ब होता है तो उससे हमारा इकोसिस्टम, ब्रॉडर लेवल पे हमारा इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो बिल्कुल भी ना बढ़े 1.5% से, जब इतनी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा लिविंग पैटर्न है वो भी बदल जाएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो वर्क नहीं कर पाएंगी ऐसी कंडीशन में। उसके साथ में जो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की बात की जा रही है कि सब अपना अपना देख रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मेन मैनिफेस्टो में और उनकी पूरी एक राजनीति में हमको ये देखने को मिलता है कि वो नेशनलिज्म पे काफ़ी जोर मारते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, सिर्फ हम अमेरिका का ही देखेंगे। लेकिन आपके इंडिविजुअल लेवल का फ़ायदा तभी हो पाएगा तब आप एक वैश्विक लेवल पे अपना सारी चीज़ें ठीक रखेंगे, क्योंकि विश्व में कहीं भी कुछ भी हानि होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, चाइना का बढ़ेगा, ये तो सबके लिए समान ही हो, पृथ्वी पे तो सब हम समान ही हैं। तो यहाँ पर जो है हम अंधाधुंध कदम उठाए जा रहे हैं, अपना देख रहे हैं, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है और साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल में ये एक शॉर्ट में चीज़ कही गई है। तो चलिए दूसरा जो हमारा आर्टिकल है, फार्मर्स, किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है हमको दिल्ली में, पंजाब से बढ़ते हुए हरियाणा और अब ये दिल्ली तक आ गए हैं। तो उसके साथ में जो FPTC एक्ट है, जिसे हम फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट कहते हैं, तो इन दोनों के बीच का इन दोनों के संबंध में ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर 3 कानून पास किए गए हैं सरकार के द्वारा। उनमें से जो मेन अपोजिशन देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट का। ये क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये शॉर्ट में जिसे FPTC एक्ट कहते हैं। तो FPTC एक्ट में क्या है, तो दिस परमिट्स सेल एंड परचेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC मंडीज। तो यहाँ पर APMC मंडी के बाहर भी जाके आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो सच ट्रेड शैल अट्रैक्ट नो मार्केट फीस, सेस, लेवी अंडर एनी APMC और स्टेट लॉ। तो यहाँ पर एक जो आपका एक अल्टरनेट मंडी बन सकती है, जैसे प्राइवेट मंडी बन सकती है, क्योंकि आप बाहर ले जाके कहीं बेचेंगे तो एक जगह फिक्स होंगी, तो इसको हम मान लेते हैं कि एक प्राइवेट मंडी होंगी। अब इस प्राइवेट मंडी में किसी भी प्रकार की मार्केट फीस नहीं होंगी, सेस नहीं होगा, या उसके अलावा ऐसा कोई भी ऐसी कोई दर या ऐसा कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो यहाँ पर सीधे रूप से जो नई मंडी बनेंगी, प्राइवेट मंडी, इनको अपने आप में एक कवरेज मिल जाएगा। उसके अलावा इशू राइट टू सेंटर टू इनेक्ट लेजिस्लेचर ऑन एग्री मार्केट्स। तो अब एक तो इशू ये बन जाता है कि यहाँ पे APMC मंडी डिस्करेज होंगी और जो प्राइवेट मंडीज होंगी वो इनकरेज होंगी, क्योंकि टैक्स वगैरह, मार्केट फीस, ये सब आपको देने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा इशू और ये आता है कि राइट ऑफ सेंटर। तो यहाँ पर केंद्र जो है उसका कितना अधिकार है जो हमारे एग्री मार्केट से उससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर लॉ बनाना है हमको तो हम देखते हैं वेदर दिस मैटर, ये जो पर्टिकुलर मैटर है ये केंद्र की सूची में आता है कि राज्य की सूची में आता है कि समवर्ती सूची में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो आर्टिकल 256 के अंदर हम जाते हैं तो इसमें एंट्री 15 जो कि कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर, एंट्री 28 जो कि मार्केट एंड फेयर्स से के संबंध में है, ये एक स्टेट का विषय है, ये राज्य की सूची में आता है। लेकिन वही अगर हम एंट्री 42 देखें यूनियन लिस्ट की, तो वो इंक्लूड करता है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स को। तो यहाँ पर अपने आप में आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन एक दिखेगा। तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें विद इन द स्टेट इज अंडर एंट्री 26। अगर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट हो तो ये एंट्री 26 ऑफ स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट का विषय है, ठीक है। उसके साथ में सब्जेक्ट टू एंट्री 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर एंट्री 42 यूनियन लिस्ट का, एंट्री 26 स्टेट लिस्ट का और एंट्री 33 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का समवर्ती सूची का। तो यहाँ पर तीनों अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं। तो एंट्री 33 क्या है, जैसे हमने बात कर ली, जो एंट्री 42 है ये इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का है। एंट्री 26 जो है वो विद इन द स्टेट है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके अलावा एंट्री 33 जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है।
तो यहाँ पर एक्सपर्ट व्यू क्या है? एक्सपर्ट व्यू ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड ट्रेड। तो यहाँ पर एक बीच का रास्ता हम हमारी गुत्थी कैसे सुलझा सकते हैं अगर वो जाने, तो यहाँ पर हमको मार्केटिंग और ट्रेड के बीच में अंतर समझने की जरूरत है। सो ट्रेड बिगिंस ओनली आफ्टर द प्रोड्यूस हैज बीन मार्केट बाय फार्मर। तो ट्रेड तभी शुरू होगा तब आपका प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस है वो मार्केट किया जाए फार्मर के द्वारा। तो रेगुलेशन ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ प्रोड्यूस इज मार्केटिंग, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की। इस आर्टिकल से हमें ये समझने को मिलता है कि जो पहला सेल है ये मार्केटिंग के संबंध में है और ये स्टेट की जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सेल टू एनीवन एंड एनीवेयर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जो एक आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि अब ये आज़ादी मिल जाएगी कि आप किसी को भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज सकते हैं। लेकिन फार्मर्स क्यों नहीं कन्विंस्ड है? फार्मर्स को तो खुश होना चाहिए कि अब हम कहीं पे भी बेच सकते हैं, एपीएमसी मंडी से भी बाहर से बेच सकते हैं। लेकिन फार्मर्स इसलिए कन्विंस नहीं है। इस आर्टिकल में हमें ये जानने को मिलता है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट एमसीपी हैपन्स एट एपीएमसी। तो जो एपीएमसी मंडी है, जो सरकारी मंडी है, वहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा प्रोक्योरमेंट किया जाता है, जो भी धन धान्य खरीदे, अनाज खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, वो इस एपीएमसी मंडी से ही खरीदा जाता है एट एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वही। तो अगर एपीएमसी होगी तो आपका एमएसपी होगा, क्योंकि कानून में कहीं भी एमएसपी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक ये आर्ग्यूमेंट किसानों की तरफ से ये किया जा रहा है कि अगर एक अल्टरनेट प्राइवेट मंडी बनेगी, आपकी एपीएमसी भी होगी, अल्टरनेट मंडी भी होंगी, लेकिन हमने जैसे पहले चर्चा करी कि एपीएमसी में आपको मार्केट फीस होता है, सेस होता है, अलग अलग दूसरे और टैक्स होते हैं। लेकिन प्राइवेट मंडी में ऐसे किसी भी प्रोविजन की बात नहीं की गई है, ऐसी किसी भी चीज़ की बात नहीं की गई है। तो अल्टरनेटली जो आपकी प्राइवेट मंडी से वो प्रमोट होगी। तो धीरे धीरे ये आशंका है कि जैसे बीएसएनएल और जियो की एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है कि बीएसएनएल अब कहीं पीछे चला गया, ये मार्केट में सबसे पहले था, इसका वेब सबसे बड़ा था, लेकिन अभी क्या मार्केट में ये है? नहीं। एक प्राइवेट प्लेयर जियो वो मार्केट लीडर बन गया। उसके अलावा हमको और देखने को मिलता है और जो दूसरी दो कंपनी है, बीएसएनएल बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया है। तो ऐसी ही हालत जैसी बीएसएनएल की हुई वैसी एपीएमसी की हो सकती है। और एमएसपी जो है वो तो एपीएमसी में मिलता है, जो सरकारी मंडी है एपीएमसी उन्हीं में मिलता है, तो एमएसपी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मुख्य ये किसानों का विरोध देखने को मिलता है। इस आर्टिकल में हमें ये पता चलता है। तो चलिए, जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये बेल के संबंध में है कि बेल से संबंध में जो प्रोविजंस है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो समाचार में कैसे आया, जैसे पिछले कुछ हफ्तों से हम डिस्कस कर ही रहे हैं। जो एक हमारे जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, इनका अरेस्ट हुआ था और इन्हें काफ़ी जल्दी बेल मिल गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठाया गया कि इनका मैटर इतने जल्दी लिस्ट किया गया, इन्हें इतने जल्दी बेल भी मिल गई। लेकिन वही दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे जो प्रिजन्स है उसमें 69% जो प्रिजनर्स है, जो इनमेट्स है, वो अंडर ट्रायल है। ये 2019 का डेटा है। तो आपके अगर 100 प्रिजनर्स है उनमें से 69 प्रिजनर्स वो अंडर ट्रायल है। और हमें ये आगे देखने को मिलता है कि बहुत से तो अंडर ट्रायल्स ऐसे होते हैं कि जिस सज़ा के लिए उन्हें अंदर डाला गया है, जो ट्रायल उनका चल रहा है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसकी जितनी सज़ा है, फॉर एग्जाम्पल 5 वर्ष है, तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा समय से जेल में ही है। 6-7 साल, किसी किसी को 10-15 साल हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जेल्स में, ट्रायल्स में चली जाती है। तो यहाँ पर रीजनिंग फॉर कीपिंग अंडर ट्रायल क्या है, तो एक और हमें और दूसरा पक्ष भी जान लेने की ज़रूरत है कि अंडर ट्रायल में क्यों रखा जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो इसके पीछे का रीज़न एक ये होता है कि एविडेंस के साथ में कोई भी टेम्परिंग नहीं हो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो उसके साथ में, बट पीपल आर बीइंग इनकार्केटेड अननेसेसरी। तो दूसरी ओर ये भी सवाल उठाया जाता है कि इससे पीपल, जो लोग हैं अंडर ट्रायल से, वो अननेसेसरी सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ में अननेसेसरी एंड अनलॉफुल अरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके कुछ सेफ गार्ड भी है। तो अननेसेसरी अनलॉफुल अरेस्ट कई बार देखने को मिलते हैं। अभी भी पुलिस ब्रुटैलिटी होती है, कहीं कहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह होती है, लेकिन पुलिस ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म से जो अभी तक लाइन नहीं गए हैं। तो यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सेफ गार्ड तो है आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं नॉट टू अरेस्ट इफ एक्यूज्ड अपीयर व्हेन कॉल्ड। तो यहाँ पर अगर आप उस वक्त आप इनको अरेस्ट मत कीजिए, उस केस में आप इन्हें अरेस्ट मत कीजिए अगर एक्यूज्ड खुद अपीयर हो जाए, जब भी उन्हें बुलाया जाए।
उसके अलावा एक और प्रोविजन है, जैसे डीके बासु की आपको गाइडलाइंस पता होंगी, तो इसमें 24 घंटों के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर आपने किसी को पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो। लेकिन वास्तविकता में हमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखती है। उसके अलावा वंस अरेस्टेड द रिलीज डिपेंड ऑन एक्सेस टू लीगल एड। तो एक्सेस टू जो लीगल एड है, जो आपके लॉयर्स है वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं, एडवोकेट है कि वो आपको मिल रही नहीं है कि नहीं, आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, उस पर पूरा बेस करता है, उस पर पूरा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिटरमाइंड एंटायरली बाय प्रिविलेज इन इंडिया। अगर आप प्रिविलेज है, लॉयर हायर कर सकते हैं, एडवोकेट हायर कर सकते हैं, तो ठीक है, आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट अप्रोच करके आपकी जो भी कानून है वो बात रख सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वल्नरेबल कम्युनिटी है, पुअर बैकग्राउंड के हैं, तो आप लॉयर कैसे हायर कर पाएंगे? फिर वही कुछ जो लीगल एड के लॉयर्स हैं उन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो डिमांड फॉर एक्सेसिव श्योरिटी और लोकल श्योरिटी बाय कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा कई बार ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी की रकम की डिमांड की जाती है। अब अगर वो परिवार में इकलौता है, उसका कोई परिवार नहीं है, तो पर्टिकुलर पर्सन कहाँ से श्योरिटी लाएगा? अगर गरीब आदमी है तो उससे 50,000 का अमाउंट मांगा तो उसके पास नहीं होता है एक साथ 50,000 का अमाउंट। तो इस आर्टिकल में ऐसे कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई है। तो चलिए हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज का। वो ये है कि नया प्रकार का कोविड का टेस्ट किया जाएगा, इसे RT लैम्प कह सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है रिवर्स ट्रांसक्रेपिटाइज लूप मेडिटेटेड आइसोथर्मल एम्प्लीकेशन। तो ये RNA के माध्यम से अभी जांच की जाएंगी कि कोविड पर्टिकुलर किसी पर्सन में है कि नहीं। इससे पहले स्वैब टेस्ट होता था, जैसे आपको पता है, तो अब ये एक नई पद्धति का टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा नई स्पीसीज मिली है ऑफ गीको। गीको क्या होता है कि जो छोटी लिजर्ड्स होती है, जो छोटी चिपकली होती है, उन्हें गीको कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट नून जो है वो अभी तक इंडियन गेकोनाइड है। ये जो है ईस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई है। तो यहाँ पे एक जीनस है सिनिपेसमिस, इनसे ये बिलोंग करती है। तो इंडिया में 45 डिफरेंट डाइवर्स स्पीसीज है इस पर्टिकुलर जीनस की। उनमें से जो 34 है ये वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।